हेलो एवरीवन। हम इंडियन एविडेंस एक्ट पे फर्दर मूव करते हैं। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम कल का रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था कि इसका एनेक्टमेंट कब हुआ। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का एनेक्टमेंट 15 मार्च 1872 को हुआ। फिर इसका कमिटमेंट कब हुआ, ये कब से लागू हुआ, तो ये 1 सितंबर 1872 से लागू हुआ था। एंड इसका ड्राफ्ट किसने प्रिपेयर किया था? सबसे पहले तो हेनरी समरमैन को बोला गया था, लेकिन उनका सुटेबल नहीं था, तो इसलिए सर स्टीफन आए, उन्होंने इंडिया की सिचुएशंस के हिसाब से इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया। तो उन्होंने ड्राफ्ट किया। फिर हमने देखा कि जितने भी प्रोसीजरल लॉ होते हैं, माना एविडेंस एक्ट भी एक प्रोसीजरल, हाँ ये कुछ पार्ट इसका सब्सटेंटिव है, लेकिन मोस्टली ये प्रोसीजर है, इसलिए इसको एग्जेक्टिव भी बोला जाता है, एग्जेक्टिव लॉ। और इसका जो नेचर है, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ का नेचर हमेशा रेट्रोस्पेक्टिव होता है, वो हमेशा बैक डेट से अप्लाई होते हैं, तो इसका नेचर भी रेट्रोस्पेक्टिव है। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव इन नेचर नहीं है, क्योंकि ये खुद में पूर्ण नहीं है, क्योंकि हमें फर्दर भी जाना पड़ता है, दूसरे एक्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसलिए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एंड फिर हमने फर्दर देखा था कि इसमें एक केस भी था, एग्जॉस्टिव क्यों नहीं है, इसमें पंजाब वर्सेस सोदी सुखदेव सिंह का केस था 1961 का, तो हमने इसके फैक्ट जाने थे। चलिए अब हम फर्दर मूव करते हैं। हमने ये डेफिनेशन अधूरी छोड़ दी थी, तो आज हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसका प्रीएम्बल देखा था, किस लिए आया था, इसको समेक यानी कि कंसोलिडेट, डिफाइन और अमेंड करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट को, ये इसका पर्पस था। किसी भी एक्ट का पर्पस सबसे पहले ही दिया होता है। फिर हमने सेक्शन फर्स्ट देखा, इसमें इसका शॉर्ट, एक्सटेंड और कमिटमेंट बोला गया था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसका नेम क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसको बोला जाएगा। फिर इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया है नाउ। हमने देखा था डेट जो थी 2019 से 31 अक्टूबर थी 2019 से, ये JNK पर भी अप्लाई है, तो अब होल ऑफ इंडिया इसका एक्सटेंड है। फिर हमने देन देखा था एंड अप्लाई टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग इन बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल अदर देन कोर्ट मार्शल convened under Army Act, Naval Discipline Act and Indian Navy Act or the Air Force Act, but not to affidavits presented to any court or officer, not for proceedings before arbitrator, and it shall came into force on the first day of September। तो हमने क्या देखा था कि जितनी भी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं इंडियन एविडेंस एक्ट केवल उन्हीं पर अप्लाई होता है। इसका मतलब क्या है, ये जितनी भी कमेटीज़ वगैरह होती हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर, ये कलेक्टर वगैरह के यहाँ जो चलती हैं या अलग से डिपार्टमेंट बना देते हैं, हेल्थ वगैरह, इन सब पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। दैट मीन्स इंडियन एविडेंस एक्ट जो जहाँ फॉलो होता है उसमें क्या होता है, जूरीज होते हैं, जजेस अपना ओन डिस्क्रिशन, जुडिशियल प्रोसीडिंग किसे बोलते हैं, जहाँ जूरीज वर्क करके अपने ओन डिस्क्रिशन यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करते हुए। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है, नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाता है, उसके प्रिंसिपल्स को, ऑडियो अल्टा पार्डम एंड ये दूसरे को भी सुनो, ये सब ये 3 प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस के, वो फॉलो किए जाते हैं। एंड देन उसके बाद हमने क्या देखा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स भी इसमें इंक्लूड नहीं है। एंड देन हमने देखा ये इन्फोर्स कब हुआ, इसमें से हमने इसका एक्सटेंड जब देखा था तो इसका टेरिटोरियल वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, तो टेरिटोरियल वाइज ऑल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है, एंड सब्जेक्ट वाइज ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, इंडियन एविडेंस जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो आर्बिट्रेटिंग की प्रोसीडिंग्स होती हैं उन पर एप्लीकेबल नहीं है, एफिडेविट पर एप्लीकेबल नहीं है। अब ये हम देख लेते हैं कि एफिडेविट पे, ये देखिए सबसे पहले आर्बिट्रेटिव प्रोसीडिंग, इनमें क्यों, चाहे वो स्टेटरी हो, चाहे वो स्टेटरी यानी कि स्टेट्यूट के द्वारा बनाया गया कोई लॉ एक्ट हो, उस पर भी वो भी आर्बिट्रेटिंग प्रोसीडिंग पे अप्लाई नहीं है, या वो प्राइवेट हो आर्बिट्रेटिंग प्रोसीडिंग, उन पर भी अप्लाई नहीं है। यानी कि किसी भी प्रकार की आर्बिट्रेटिंग प्रोसीडिंग्स में इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। देन हमने देखा एफिडेविट पर भी अप्लाई नहीं है। मोस्टली एफिडेविट कहाँ वर्क करते हैं, सिविल में वर्क करते हैं। तो एफिडेविट क्या होते हैं, वो एक जो पार्टी होती है वो स्वयं भी दे सकती है, स्यू मोटो हमने यहाँ देखा है, और एक जो मैजिस्ट्रेट होता है, कोर्ट भी डिमांड कर सकती है उसके लिए। लेकिन जो एविडेंस होता है उसको हमेशा क्या होता है, जो कोर्ट होता है वो परमिट करता है, जस्ट परमिट करता है, तभी हम एविडेंस देते हैं, इसलिए एफिडेविट को इंक्लूड नहीं किया गया है इसके अंदर, ये हमने देखा। ठीक है, अब नाउ हम फर्दर इसके जो पॉइंट है जुडिशियल प्रोसीडिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग, ये आप नोट कर लीजिएगा, आपको काम आएगा। एंड देन हम फर्दर मूव करते हैं, ये हो गया है
और हमने देखा था कि जो कोर्ट मार्शल्स हैं उनके कुछ जो न्यू बने हैं, जो हमारी पार्लियामेंट में, उनके ऊपर अप्लाई होता है इंडियन एविडेंस, लेकिन कुछ पर नहीं होता है। ठीक है, अब देन हम फर्दर देखते हैं ये जो इसमें दिए गए नेवल डिसिप्लिनरी एक्ट, इन सब पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, अब देन हम फर्दर मूव करते हैं सेक्शन 2 रिपील है। कब से रिपील है ये आप देख लीजिए, 1938 से रिपील है। एंड देन हमने सेक्शन 3 देखते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज। इंटरप्रिटेशन क्लॉज हर एक में होता है सब्जेक्ट में, कुछ कुछ में नहीं भी होता है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज क्यों दिया रहता है? क्योंकि इसमें जो टर्म्स डिफाइन की होती हैं, वो जो एक्ट है जिसमें ये डिफाइन की हो, जैसे ये इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ये जो हमें डेफिनेशन फैक्ट इन इशू, रेलेवेंट फैक्ट की दी गई, इसका इस एक्ट को जब हम पढ़ेंगे तो वही मीनिंग लेंगे जो ये टर्म्स को डिफाइन इनमें जो दिया गया है। चलिए हम देखते हैं अभी सबसे पहले किसको डिफाइन किया गया है, इसे पढ़ लेते हैं पहले। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन आर यूज इन द फॉलोइंग सेंसेस अनलेस द कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कंटेक्स्ट। तो इसमें जब तक कि अन्यथा कुछ और ना दिया गया हो तब तक यही टर्म का मीनिंग लेंगे हम। ठीक है, जो भी इस एक्ट में ये टर्म्स आएंगे इनका यही मतलब समझा जाएगा। तो सबसे पहले कोर्ट को डिफाइन किया गया है। कोर्ट में क्या क्या इंक्लूड किया गया है? कोर्ट इंक्लूड्स ऑल जजेस एंड मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर्स लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस। इसमें कोर्ट के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है? इसमें ऑल जजेस, जितने भी जजेस सिविल में एंड क्रिमिनल में मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर। हमने पहले ही देखा था कि आर्बिट्रेटर्स पे इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता है। एंड लीगली ऑथोराइज टू टेक एविडेंस, और जिसको भी लॉ के द्वारा ऑथोराइज कर दिया गया है वो एविडेंस ले सकता है, वो सब कोर्ट के अंदर इंक्लूड होगा। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ये ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग पर अप्लाई होता है। कोर्ट के अंदर इंक्लूड है ट्रिब्यूनल्स, लेकिन जो हमारा लेबर कोर्ट होता है ना, उसको कोर्ट की डेफिनेशंस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। देन हम फर्दर सेकंड डेफिनेशन पर जाते हैं। तो ये फैक्ट, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको फैक्ट बताया था, ये जो फैक्ट होता है वो कुछ भी हो सकता है, ये वाइडल सर्कल है। एंड देन इसके अंदर होते हैं रिलेवेंट फैक्ट, जो हमारे इंडियन एविडेंस 5 to 55 में फॉल करेगा, उसको रेलेवेंट 5 में अपन रिलेवेंसी प्रूव करके इन कोड में देंगे। एंड देन होता है सबसे छोटा फैक्ट इन इशू, जिसको प्रूव करने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। ठीक है, रिलेवेंट फैक्ट ले रहे हैं अपन, जो फैक्ट है अननेसेसरी उनको हटा रहे हैं। तो फैक्ट की डेफिनेशन अब हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा। तो सबसे पहले ये फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड्स, फैक्ट का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या रखा गया है। सबसे फर्स्ट एनीथिंग, यानी कि कोई भी वस्तु, एक ही फैक्ट की पर्टिकुलर स्टेट भी हो सकती है। जैसे कि कोई फैक्ट है, उसकी अपनी एक अवस्था होती है। ठीक है, कि मैं ये पढ़ा रही हूँ, ये फैक्ट है, इसकी अपनी एक स्टेट है। ठीक है, एंड देन हम देखते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स, कोई चीज़ किस दिशा में जा रही है, कहाँ क्या कर रही है, ये सब क्या है, स्टेट है। उस जो फैक्ट है उसकी अवस्था है कि मैं बोल रही हूँ, ये मेरी स्टेट अवस्था में बोल रही हूँ। एंड देन रिलेशन उसका संबंध, उसका फैक्ट के क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये सब फैक्ट है। ये तीन चीज़ें इंक्लूड हैं, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग एंड रिलेशन। ठीक है, रिलेशन क्या है, दूसरे फैक्ट से हम संबंध स्थापित करके उस फैक्ट को रिलेवेंट करते हैं। ठीक है, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड, यानी कि ऑफ सेंसेस, जिसको हम इंद्रियों द्वारा, हमारी 5 होती हैं, आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, इनसे हम जो स्पर्श द्वारा मतलब देखते हैं, सुनते हैं, ये सब परसीव, यानी कि सेंसेस के थ्रू हम जिनको, वो सब फैक्ट है। एंड सेकंड क्या है, एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसर्न। इसमें क्या है, जो मेंटल कंडीशन है, यानी कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है, अगर आप ये समझ सकते हो तो ये आप मेंटल कंडीशन, ये भी एक फैक्ट है कि मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, या कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, वो उस वक्त क्या सोच रहा था, तो ये सब क्या है, फैक्ट है। तो इसमें 2 चीज़ें ये आप ध्यान, फर्स्ट में क्या है, एनीथिंग, कोई भी वस्तु, एंड देन सेकंड क्या है, एनी स्टेट ऑफ थिंग, उसकी अवस्था क्या थी, उसका रिलेशन किसी चीज़ के साथ क्या था, और जिसे हम सेंसेस द्वारा परसीव कर सकते हैं, वो सब फैक्ट है। एंड सेकंड क्या है, मेंटल कंडीशन। ठीक है, मेन सीरिया। तो फैक्ट कितनी टाइप के हो गए, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट, यानी कि मेंटल। ठीक है, शारीरिक और मानसिक, 2 प्रकार के हो गए। अब देन हम इसका एग्जाम्पल, आप इलस्ट्रेशन देखोगे,
तो इसमें देखिए, यह कि हिंदी में पढ़ते, यह कि अमुक स्थान में अनुक्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। तो इसमें क्या है, एक कोई चीज़ है जो एक स्थान पर रखी हुई है, एक पदार्थ, ठीक है, एक क्रम में रखी हुई है, एक सीक्वेंस में रखी हुई, तो ये भी एक अपने आप में फैक्ट है। और सेकंड इसमें क्या है, यह है कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना देखा, एक फैक्ट है। यह है कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आपने कुछ किसी से बोला, वो भी एक फैक्ट। यानी कि जो भी कुछ चल रहा है वो सब कुछ फैक्ट की डेफिनेशंस के अंदर इंक्लूड होता है। आगे आप फर्दर पढ़ लीजिएगा। गुडविल, ये देखिए किसी व्यक्ति की गुडविल, ख्याति, यानी कि उसकी समाज में क्या स्थिति है, वो सब फैक्ट है। उसको लोग अच्छा कहते हैं, उसके बारे में बुरा कहते हैं, ऑल इंक्लूडिंग फैक्ट। ये फैक्ट की डेफिनेशन देख ली आपने। अब देन हम चलते हैं रेलेवेंट। रेलेवेंट क्या होता है, अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन पे जाने से पहले कि जो रेलेवेंट मीन्स इन दो टाइप्स की रिलेवेंसी होती है। एक तो लीगल रिलेवेंसी, एक लॉजिकल रिलेवेंसी। कुछ कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर लॉजिकल रिलेवेंसी, यानी कि वहाँ पर अपने यहाँ 5 to 55 जो आएगा केवल वही होगा, और वहाँ जो लॉजिक पर बेस्ड होते हैं वो सब रिलेवेंट माने जाता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या है, हमारे इंडियन एविडेंस में 5 to 55 जो फॉल करेगा, यानी कि लीगली इसको डिफाइन, एक कन्फाइन कर दिया गया है इसका एरिया, वही आएगा। लेकिन जनरल थिंग क्या है, जो लॉजिकली ही वो नहीं होगा तो वो लीगली कैसे हो जाएगा। कोई चीज़ लॉजिकली ही नहीं है तो अपन उसको लीगली रिलेवेंट कैसे कर लेंगे, तो इसलिए हमने इसको डिफाइन कर दिया है, लेकिन वो थिंग्स एक ही है, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। रिलेवेंट, one fact is said to be relevant to another when the one is connected, यानी कि किसी से जुड़ा है, with the other is any of the way referred to in the provisions of the act relation to the relevancy of fact। इसमें क्या है, one fact is said to be relevant to another, एक तथ्य सुसंगत कब कहलाएगा, जब वो किसी अन्य से संबंधित हो, ठीक है, एंड किसी भी तरीके से वो रिलेवेंट हो। यानी कि एक घटना घटी, सबसे पहले आप ऐसे समझिएगा, कोई एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हुआ, मैं वहाँ पास में खड़ी थी, मैंने देखा कि इसका एक्सीडेंट हुआ, तो ये रिलेवेंट है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ, मेरा देखना हुआ, तो ये रिलेवेंट कनेक्ट है उसी घटना से कनेक्ट। मैंने उसका एक्सीडेंट होते हुए देखा, मैंने देखा वहाँ पैर के निशान थे, कोई व्यक्ति वहाँ से गया, तो मैंने ये देखा ना, तो ये रिलेवेंट होगा उस घटना के लिए जो वहाँ घटी हुई है। एंड देन हम देखते हैं रिलेवेंट के अलावा, और हाँ, इसको फैक्टम प्रोवेंडे कहते हैं, फैक्टम प्रोवेंडे, क्योंकि जिनके माध्यम से साबित किया जाएगा, इन्हीं फैक्ट के माध्यम से जो फैक्ट है, जो फैक्ट इन इशू है, उसको प्रूफ किया जाएगा। और क्योंकि हमेशा रेलेवेंट फैक्ट ही दिए जाते हैं, फैक्ट तो बहुत सारे होते हैं, हमने देखा था ना, लेकिन हम किससे प्रूफ करेंगे, जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं उनसे प्रूफ करेंगे फैक्ट इन इशू को। देन फर्दर हम देखते हैं फैक्ट इन इशू, इनको हम फैक्टम प्रोवेंडम बोलते हैं, ठीक है। इनको प्रूफ किया जाता है, जिनको साबित करना है हमें, ठीक है। और रेलेवेंट फैक्ट 5 to 55 है, वही रेलेवेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू मीन्स एंड इंक्लूड्स, इनका इसका मतलब है, और इसमें सम्मिलित है, हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें है एनी फैक्ट फ्रॉम विच ईदर बाई इटसेल्फ, या तो वो स्वयं में, और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट, या किसी तथ्य से संबंधित होकर, द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी तथ्य को अस्तित्व को स्वीकार, या अस्तित्व या नॉन एग्जिस्ट, या तो उसका अस्तित्व है या उसका अस्तित्व नहीं है। नेचर और एक्सटेंड ऑफ एनी राइट, किसी राइट का नेचर, उसका एक्सटेंड, लाइबिलिटी और डिसेबिलिटी, असर्टेन और डिनाई इन द सूट ऑफ प्रोसीडिंग, किसी भी वाद या कार्यवाही में, सूट और प्रोसीडिंग सिविल और क्रिमिनल बोथ पर अप्लाई है, तो सूट और प्रोसीडिंग्स में इसमें क्या है, राइट लाइबिलिटी को या तो सर्टेन करता है या डिनाइल करता है, या तो उसको स्वीकार, ये हिंदी में लिखा हुआ है प्राख्यान और प्रत्याख्यान। प्राख्यान मतलब होता है स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फैक्ट इन इशू, यानी कि कोई राइट है, लाइबिलिटी है, या तो हम उसको स्वीकार कर रहे हैं या अस्वीकार कर रहे हैं, तो ये सब होगा फैक्ट इन इशू में। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा वो नहीं है, वही चीज़ फर्दर रिपीट की गई है। एंड देन हम देखते हैं, ए इज़ एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी, ए क्या है, वो बी की हत्या के लिए दोषी है। एट हिज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट मे बी इन इशू,
तो इसमें क्या क्या फैक्ट इशू में हो सकते हैं, यानी कि विवादक हो सकते हैं, जिनके ऊपर केस आ सकता है। तो देखिए, दैट ए एक्यूज बी, दैट क्या ए ने बी की हत्या की, क्या ए का इंटेंशन बी की डेथ कॉज करना था। सेकंड ये है एज इंटेंशन टू कॉज बी डेथ, एंड दैट ए हैज रिसीव्ड ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। तो क्या उसे ए हैज ए को बी से सडन प्रोवोकेशन मिला था जिसके चलते उसने मारा। तो अगर ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन होता तो आईपीसी में हमने पढ़ा होगा उसको सज़ा कम हो जाती है, या मर्डर न करके कल्पेबल होमिसाइड में चले जाते हैं, क्योंकि यह एग्जम्प्ट हो जाता है, क्योंकि हमने वहाँ एक्सेप्शन देखे हैं। बाद में अपन आईपीसी पढ़ेंगे तो अपन जानेंगे। एंड देन ये देखिए, हमने एग्जाम्पल देख लिया। फैक्ट इन इशू क्या है, क्या उसने उसकी डेथ की, उसके पास इंटेंशन था उसकी डेथ कॉज करने का, क्या उसने सडन गेव प्रोवोकेशन तो नहीं दिया था, या उसकी पहले से उससे दुश्मनी चल रही थी। ये सब क्या है, फैक्ट इन इशू है, हमें ये सब फैक्ट सुलझाने होंगे, ठीक है। एंड देन क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एक वाइडल टर्म है इंडियन एविडेंस एक्ट में। डॉक्यूमेंट का टर्म बहुत वाइडल है, इसमें डॉक्यूमेंट में सब कुछ इंक्लूड किया गया है, चाहे वो आपने पत्थर पर लिखा है, चाहे वो आपने मार्क्स फिगर, ये देखिए लेटर मार्क्स फिगर, जिस भी थिंग हम रीड कर सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं, चाहे बोथ का कॉम्बिनेशन हो, वो सब कुछ डॉक्यूमेंट में आएगा। तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर्स और मार्क्स, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज mean include to be used or which may be used for the purpose of recording that matter। इसका मतलब क्या है, एनी मैटर, कोई भी विषय किसी भी पदार्थ पर, एनी सब्सटेंस पदार्थ पर, जिस पर हमने किसी से ऐसे साधन द्वारा जिस पर लेटर फिगर मार्क कुछ भी हो सकता है। इसमें देखिए हिंदी में भी देख लीजिए, पदार्थ अक्षरों या अंकों, किसी भी साधन चिन्ह, किसी भी चिन्ह मतलब उस पर हमने लिखा है, कुछ स्क्रैच किया है, तो वो सब कुछ इसमें लिथोग्राफी सब कुछ इंक्लूड है डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड एक केस है, एक दूध वाला करके है, जिसमें क्या है, एक दूध वाला दूध देने आता था तो वो दीवार पे मार्क्स बना जाता था, लाइन खींच जाता था। जब वो जिस दिन वो दूध देने नहीं आता था तो लाइन नहीं खींचता था, जिस दिन वो देने आता था तो खींच देता था। तो जब कुछ विवाद हुआ होगा, कुछ डिस्प्यूट अराइज हुआ होगा, यही फैक्ट इन इशू हुआ होगा, तो कोर्ट ने उसको एज अ डॉक्यूमेंट ट्रीट किया था, ठीक है ना। तो वो केस आप देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट अभी नेम नहीं पता है, तो मैं आपको बाद में ऐड कर दूंगी, तो मैं बता दूंगी, अभी फ़िलहाल आप पढ़ लीजिए। एंड देन हमने क्या देखा, हाँ इसके इलस्ट्रेशन देख लेते हैं अब हम। तो आर रिटन इज़ अ लेख दस्तावेज है, जो हम लिखते हैं वो सब कुछ डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड लिथोग्राफ एंड फोटोग्राफ आर डॉक्यूमेंट। लिथोग्राफी जो मुद्रण करते हैं, जो शिला, जो अशोक के जो स्तंभ है उन पे जो उत्कीर्ण मिलता है, यानी कि पत्थर से हम लिखते हैं, क्रीण करके उत्कीर्ण मतलब बनाते हैं हम, ठीक है, स्क्रैच करते हैं उसको। एंड फोटोग्राफी, फोटोग्राफी उसमें जो है अ मैप और प्लान, जो भी मानचित्र सब कुछ इंक्लूड किया गया है। किसी धातु पर हम लिखते हैं, ठीक है, मेटल धातु पर हम लिखते हैं, उस पर कुछ सब कुछ, कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, सब कुछ डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था एक बहुत वाइडल टर्म है। चलिए आज के लिए इतना ही, मैं फर्दर वीडियो डाल दूंगी जिसमें हम आगे पढ़ लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड देखते रहिए एम वैदिक ज्ञान।